जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज़ आ रही है? जी जुनैद साहब, आपने बेटा जो क्वेश्चन पूछा है, मैंने इसका कल भी कोशिश की थी कि आंसर दूं। ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं होती। ओनरशिप, लीगल ओनरशिप हो सकता है लीज एसेट की एंड में ट्रांसफर हो जाए और हो सकता है ट्रांसफर ना हो। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, ये भी हम पढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन के हद तक ये एंड में लिखा हुआ था कि लेसी को लीगल ओनरशिप मिल जानी है, लेकिन ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होती। ठीक है मिस्टर जुनैद, आप लोग एक नजर कल वाला जरा रिवाइज करना। मैं एक आध मिनट जरा वेट करता हूँ, जरा बच्चे जरा ज्वाइन कर रहे हैं अभी। तो आपको जुनैद, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई और अगर कंफ्यूजन है कल से रिलेटेड तो वो भी जरा एड्रेस करना पहले, मीनवाइल जब तक बच्चे जरा ज्वाइन कर लें। एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा, जो जो पढ़ा था कल वाला क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा था, इसी को मैं भी कंप्लीट करता हूँ सबसे पहले। ये बॉल पॉइंट को एक कर दीजिएगा। जी बेटा, सबसे पहले इस तरह कीजिएगा, जरा जो कुछ पुरानी बातें चल रही हैं वो जरा फाइनल हो जाए। अभी तक अगर कोई साहब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो सके, तो एक तो जरा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट्स जरा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है उन सबको ऐड करने में। लेकिन स्टिल अगर आप लोग ऐड नहीं हैं, तो आपने अगर पहले मैसेज भी नहीं किया, तो आपको मैं जरा दोबारा नंबर बता देता हूँ। इस नंबर पे काइंडली अपना स्कैन आईडी और सब्जेक्ट नेम जो है, ये काइंडली जरा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये नंबर, वही नंबर बताइएगा। स्कैन आईडी और सब्जेक्ट नेम में एक नंबर लिख रहा हूँ, इस पे काइंडली आप नोट कर लीजिएगा नंबर। इस पे फिर आपने व्हाट्सएप करना है। तो 0307 494 788। ठीक है, तो जिन हजरात ने अभी तक व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया है वो कर दें काइंडली, और अगर किया हुआ तो काइंडली एक दिन जरा आप मेरा वेट कर लें, इंशाल्लाह मेरा ख्याल आज मैक्सिमम ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, प्लीज नोट कर लीजिए, जरा मुझे बता दें, हम आगे चलते हैं। आप में से कुछ हजरात बड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह बेटा ना करें। जब तक आप चीज़ें सीरियस नहीं लेंगे ये बात बनेगी नहीं। इसी वक्त शुरू से ही आदत डालें, नॉर्मल टाइम पे प्लीज 9:30 पे ज्वाइन किया करें। मुसलसल चल रहा है काम, इस तरह बेटा यूजलेस हो जाती हैं चीज़ें। हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वो क्लास में डिस्कस होती है। ओके जी, प्लीज आपको सबने लिख लिया जिन्होंने लिखना। ये सेकेंडली बेटा, बुक्स के हवाले से बस एक छोटी सी चीज आपसे अगर डिस्कस हो जाए। बुक्स के हवाले से डिसाइड मैंने ये किया है कि नंबर 1 तो इंशाल्लाह जो लोग लाहौर के हैं उन्हें कॉलेज से ही एक आध दिन में मैसेज आएगा। तो आप लाहौर वाले जो है वो काइंडली कॉलेज से फिर पिक कर लीजिएगा, लेकिन तब पिक कीजिएगा जब आपको मैसेज आएगा कि आप आके अपनी ले लें। जो लोग आउट स्टेशन के हैं, आपको बेटा जब मैसेज आएगा तो फिर आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप अपना जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आपने बुक मंगवानी है, जिस तरह लास्ट टाइम वैसे हुआ था, लास्ट टाइम भी शायद आप लोगों को बुक प्रोवाइड की गई थी फिर आपके एड्रेसेस वगैरह पे, तो उस तरह फिर आपने एड्रेस भेज देना है। इंशाल्लाह वो भी फिर कोशिश करेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपको बुक्स कोरियर हो जाए। और लास्टली बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह मिलेगी, तो उसकी भी आप टेंशन ना लीजिएगा। तो लाहौर वाले काइंडली ऑफ कॉलेज से पिक करेंगे जब आपको मैसेज आ जाएगा।
और जो आउटस्टेशन वाले हैं, जब आपको मैसेज आएगा तो फिर आपने अपना नंबर जो है, इंशाल्लाह होपफुली आज आपको मैसेजेस आ जाना शुरू हो जाएंगे, तो आपने अपना नंबर भी जो है, अपना रजिस्टर्ड एड्रेस जिसमें आपने बुक मंगवानी है, वो फिर आपने काइंडली जरा सेंड कर देना है ताकि वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो बुक्स के हवाले से भी वैसे आपको पीडीएफ शेयर हो गया कल? पीडीएफ इसका लीज के चैप्टर का तो शेयर हो गया ना उमर? पीडीएफ तो शेयर हो गया था, आपको नहीं आईडी? पीडीएफ तो मेरा ख्याल शेयर हो गया है। ठीक है, तो हम एक दो दिन कोशिश करेंगे कि जरा इस पीडीएफ से ही फिलहाल गुजारा करना है। बाकी इंशाल्लाह मीनवाइल इस वीकेंड तक मेरी ख्वाहिश और कोशिश भी इंशाल्लाह होगी कि आपको ये बुक्स अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो इस टेंशन को खत्म करके अब आ जाए, हम अपनी लीज की जरा डिस्कशन कंटिन्यू करें। सब बच्चों ने होपफुली ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अगर आप नहीं मिला बेटा तो फिर होपफुली अभी आप शायद ग्रुप में ऐड ही होंगे, वो कोई टेंशन ना ले, इंशाल्लाह आपको मैं दोबारा करवा दें। आज ये लिख लो जरा, एक बार दोबारा फिर आज पीडीएफ दोबारा शेयर कर दें बच्चे जो कल ग्रुप में ऐड पहुंच जाए। ठीक है जी डियर, हम लोगों ने लीज की डिस्कशन जहां तक छोड़ी थी, जहां तक पहुंची थी, वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी है सबको? फर्स्ट एंट्री, राइट ऑफ यूज मशीन डेबिट एंड लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ये बात क्लियर है सबको? चलूं आगे फिर मैं? नेट का प्रॉब्लम लगा। ये बड़ा डिसाइड ही हुआ है, जो चीज आपने फाइनली ज़हन में रखनी हुई है कि लेसी की काउंटिंग स्टार्ट हुई है, हम लेसी की डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। और पहली बात ये कि लेसी एट द कमेंसमेंट एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है उसे, तो वो राइट ऑफ यूज मशीन डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट एक एंट्री करता है एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ठीक है, तो काइंडली इन वर्ड्स को आपने याद रखना। देन बेटा नेक्स्ट अगर स्टेप हम सोचें, अब अपने क्वेश्चन का क्वेश्चन में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको जरा गौर से देखते जाना और डेट वाइज डिसीजन लेते जाना। अगर हम फर्दर आगे चलें, फर्स्ट डे पे ही सॉरी एक डाउन पेमेंट भी होनी थी। हमेशा पहले हम एंट्री करें 2000 रुपीज जब एज अ डाउन पेमेंट लेसी पे करेगा, तो देन ये डिवाइस में कनेक्ट हुई है। मैं ऑफ करने से तो कुछ नहीं होता। मैं चलें एक मिनट ट्राई करके देखें। जी बेटा, अब आवाज मेरी ठीक है जरा? अब ठीक है? सॉरी मेरा नेट का प्रॉब्लम हुआ था, मैंने नेट चेंज कर लिया, होपफुली अब प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा यार। अल्लाह ताला हमारी मदद करें प्लीज, आप भी दुआ करके आमीन कह दो। तो लेट्स स्टार्ट। जब मैंने बात ये कर रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेसी विल रिकॉर्ड एन एसेट एंड अ लीज लायबिलिटी। और अब आगे चले, जब डाउन पेमेंट हम करेंगे, तब यहां से ऑनवर्ड्स अब सारी बातें जो करनी थी मैंने वो कर ली है मैंने। अब यहाँ से ऑनवर्ड आप मुझे सब कुछ करवा सकते हैं, लॉजिकली सोचते हैं और मुझे वर्किंग करवाते जाए। फर्स्ट पेमेंट जो डाउन पेमेंट के तौर पे होगी, क्या इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्या इसमें भी इंटरेस्ट होगा 2000, इस फर्स्ट 2000 रुपीज में? बताएं। इसमें इंटरेस्ट नहीं। दूसरा क्वेश्चन सुने, क्या इस 2000 की पेमेंट से लेसी का कैश कम होगा? यस, यकीनन लेसी का कैश कम होगा, क्रेडिट हो जाएगा। आप ये बताएं, क्या ये कैश जाने से हमारा एसेट फर्दर बढ़ेगा या लीज लायबिलिटी कम? फिर क्या बनेगी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एसेट तो आ गया। अब पैसे देने से फिर जो हमारी लायबिलिटी बनी हुई थी 7710 की, वो डेबिट होके कम हो जाएगी, तो सेम डेट पे एक और एंट्री हो जाएगी, लीज लायबिलिटी डेबिट। और क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी रिकॉर्ड नहीं होगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे 2000 डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। करना प्लीज।
अब साथ साथ रहेगा। क्लियर एंट्री लिख लें और रिस्पॉन्ड कर दें। जस्ट एक वाई एन रख लें, कुछ ना कुछ मुझे आइडिया होता रहे सब लोग साथ है ही नहीं। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा, एग्रीमेंट आपके सामने है और फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड जेन में रखना है। कुछ आप सजेस्ट करेंगे? एग्रीमेंट देख के 31 दिसंबर 2000 के एंड तक पहले जाना है, क्या कोई फर्दर एंट्री भी होनी चाहिए? क्या कोई फर्दर एंट्री भी इस साल में होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। एक तो इब्राहिम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। एक तो बेटा डेफिनेटली डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी चाहिए, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होनी है, पूरा साल एसेट यूज हुआ है। लेकिन एक बेटा इब्राहिम एंड एवरीबडी एल्स, ये भी जरा देखें, एक साल के एंड में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे होनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि पहला 2000 तो एज अ डाउन पेमेंट था, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ने भी एरियर्स में एंड में पे होना है, तो इसकी भी पेमेंट होनी है। लेकिन प्रॉब्लम इज, क्या इस 2000 के अंदर इंटरेस्ट शामिल है? इसमें अब इंटरेस्ट भी शामिल होगा, इसमें एक साल का इंटरेस्ट होना चाहिए, एक साल बाद ये पैसे जा रहे हैं। तो अब लेकिन बड़ा डेप्रिसिएशन की भी एंट्री होनी है, तो मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री मैं अभी करता हूं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जरा ये 31 दिसंबर 2000 के एंड पे जो रेंटल जा रहा है, इसकी पेमेंट की एंट्री जरा समझ लीजिएगा मेरे साथ। तो नेक्स्ट लिखें 31 दिसंबर 2000। अब आप तरतीब से चलते जाइएगा, मैं जरा चाहता हूँ कि सामने आ जाए, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा और साइड पे इसलिए नहीं जा रहा कि जरा क्वेश्चन भी आपके सामने रखे रह जाए जरा। तो 31 दिसंबर 2000 डेट सीक्वेंस में लिखते जाए। जी बेटा, अब प्रॉब्लम ये है कि इस 2000 में ऑब्वियस कैश, लेकिन इस 2000 में जो 31 दिसंबर 2000 का पे होना है, इसमें जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे सेग्रीगेट करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की सेग्रीगेशन अब होनी है इस 2000 में, और प्रिंसिपल अमाउंट से लीज लायबिलिटी डेबिट होगी और इंटरेस्ट की जो अमाउंट है उसमें फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है। तो इस काम के लिए क्या किया जाता है, आप लोग काइंडली एंट्री के लिए जगह रख लें और एक और एंट्री के लिए भी जगह रख लें। उमर ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं होता, मैं पूरी डिटेल में बताता हूँ आपको। इस तरह नहीं होता, मैं अभी सब कुछ आपको याद करवाता हूँ। इस एंट्रीज के लिए पूरा ये एंट्रीज जिस पेज पे आप कर रहे हैं उस पेज पे लिए, उस पेज पे पूरे पेज की जगह होनी चाहिए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आधा पेज आपका ऑलरेडी हो गया होगा, तो मेरा ख्याल है हाफ पेज और नेक्स्ट पेज का भी हाफ छोड़ दें, एक पेज छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। जी डियर, हम जब करने लगे इसको, मेरा ख्याल है कि पहले आप अगर थोड़ी सी देर 2 मिनट जरा मेरे से इसका कॉन्सेप्ट सुन लें, ये करने क्या लगे। ये बेटा जो रेंटल है इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो दे इस काम के लिए एक टेबल बनता है, उस टेबल का नाम होता है फाइनेंस कॉस्ट, और फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट के लिए वर्ड है, एलोकेशन टेबल। फाइनेंस कॉस्ट एलोकेशन क्यों बना? द पर्पज इज टू सेग्रीगेट द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फ्रॉम रेंटल्स, और इंटरचेंजेबल वर्ड है, या इंस्टॉलमेंट्स। लीज के रेंटल्स हैं या लीज की इंस्टॉलमेंट्स हैं, उनमें से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को सेग्रीगेशन करने के लिए, उसको उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट की सेग्रीगेशन करने के लिए एक टेबल भी बनेगा। तो उस टेबल की बेस पे हम उस टेबल में फिर सेग्रीगेशन कर लेंगे। तो टेबल मैं अभी बनाता हूँ आपके सामने, तो आपसे रिक्वेस्ट रहा है कि आप जरा ये हेडिंग लिख लें और साथ ब्रैकेट में भी एक्सप्लेन कर लें। बाकी डेफिनेटली जब तक मैं बात कंप्लीट नहीं करूंगा शायद इतना क्लियर ना हो, तो भी बात करता हूँ।
जी नोट कर लिए प्लीज। चले अब लिखना पे छोड़ें, अगर कोई आगे पीछे तो बाद में दोबारा नोट कर लीजिएगा, फिर मैं जब टेबल बना लाऊंगा। तो इस टेबल का कॉन्सेप्ट जरा सुनना है, ये सारे लीज में बार बार शायद हर क्वेश्चन में टेबल बनेगा, तो आए जरा इस टेबल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसमें बेटा कुछ कॉलम्स होते हैं, तो प्लीज पहले मुझे बना लेने दें। सबसे पहले एक डेट का कॉलम आ जाएगा, फिर रेंटल्स के लिए कॉलम आ जाएगा, रेंटल्स की अमाउंट्स के लिए, फिर उसकी सेग्रीगेशन के लिए बन जाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट एंड बैलेंस। तो डेट, रेंटल, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। अब रुक जाए, फिर मेरे वर्ड्स गौर से सुने। इस टेबल की स्टार्टिंग डेट डेट ऑफ एग्रीमेंट होती है। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट इन दिस क्वेश्चन इज 1 जनवरी 2000। तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इस टेबल में, जिस डेट पे आपका एग्रीमेंट है उस डेट से आपने अपने इस टेबल को स्टार्ट करना है, ठीक है। और सेकेंडली 1 जनवरी 2000 पे फर्स्ट लाइबिलिटी क्या है, जिस अमाउंट से आपने अपनी लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट किया होगा, इन अदर वर्ड्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी की अमाउंट से जो आपने अपनी लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट किया होगा, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टेबल। मतलब इसका ये है, बिफोर पेइंग एनीथिंग, बिफोर पेइंग एनीथिंग 1 जनवरी 2000 पे ये हमारी लाइबिलिटी की अमाउंट है। याद रखें, जो हमने इंटरेस्ट देना है वो इमीडिएटली लाइबिलिटी नहीं बन गया, उसने टाइम बेसिस पे लाइबिलिटी बनना है। तो प्लीज स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, डेट ऑफ एग्रीमेंट, और उस डेट ऑफ एग्रीमेंट के सामने बैलेंस जो लिखना है वो कौन सा होगा, जो आपकी लाइबिलिटी के अगेंस्ट क्रेडिट हुआ है, और लाइबिलिटी के अगेंस्ट क्रेडिट कौन सी अमाउंट हुई होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी। यहां तक बात सबको समझ आ गई है मेरी? यहां तक आप टेबल कंप्लीट करना, बाकी फिर आगे क्या करना है वो डिस्कस करता हूं आपसे। ये कठिन जी, प्लीज बताते जाए, कहीं कोई स्पीड अप हो जाएगा। ये वर्किंग ही है सर, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल एक वर्किंग है माय डियर, प्लीज ऐसे ना किया करें। मैंने आपसे कहा एंट्रीज फ्री स्पेस छोड़ दें, एक टेबल बनाएं प्लीज, ये वर्किंग है। जी सर, अगला सुने, कोई लिख तो नहीं रहा? छोड़ दें, फिर अगर लिख भी रहे हैं कुछ रुक जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करें पहले। देन बेटा अब इसमें फर्दर जो डेट्स आनी है वो एग्रीमेंट के मुताबिक डेट्स आती चली जानी है। मतलब इसका ये है, आपने ईयर एंड से कंसिडर नहीं करने, आपने डेट ऑफ पेमेंट्स को कंसिडर करना है। तो मैं दोबारा डेट 1 जनवरी इसलिए लिखूंगा क्योंकि पहले ही दिन हमारी 2000 की डाउन पेमेंट है। उन सब पैसों को जो डाउन पेमेंट की फॉर्म में है या इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में है, हम रेंटल्स के कॉलम में लिख सकते हैं। उसमें क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो इनिशियल पेमेंट है, इंटरेस्ट और टाइम बेसिस पे होता है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस 2000 की डाउन पेमेंट को सिर्फ हमें प्रिंसिपल ही कहना चाहिए। यहां तक मेरी बात ठीक है? तो मैं आवाज ठीक है यार, मैं फिर देखते जाए, वो अगर बच्चों के स्पेसिफिक इश्यूज आते हैं तो फिर एड्रेस करते रहेगा।
देन माय डियर एक बात और सुने, पहले आप सुनना है आपने, फिर लिखना है। मैं थोड़ी ये लाइन इसलिए लगा रहा हूं कि जरा सेग्रीगेशन हो जाए कि एक बात हो गई, जब हम एज एल का सोचें तो इस 2000 को पे कर देंगे तो क्या आपको पता है कि फिर हमारा बैलेंस कम हो जाएगा? यस, फिर कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज, इस 7710 में क्या इंटरेस्ट शामिल है? क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, क्या 7710 में इंटरेस्ट है? रिकॉल रिकॉल रिकॉल, सब सब अपना अपना जवाब दें। नहीं है, नो है, नो है, नहीं है, नो है, नो है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। देयरफॉर बेटा इस बैलेंस में से फिर प्रिंसिपल की अमाउंट लेस करके आप रिमेनिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। मतलब बिफोर पेइंग एनीथिंग 7710 था, लेकिन जब हम 1 जनवरी 2000 पर रेंटल पे करेंगे 2000, इसमें क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, वही प्रिंसिपल है। आफ्टर प्रिंसिपल 5710 का बैलेंस बच जाएगा। ओके है बात? नोट करें। बात इंशाल्लाह बड़ी आराम से सिंपल सी है, समझ आ जाएगी। आप जस्ट कंसंट्रेट करें इस वक्त। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आहिस्ता आहिस्ता चलो। कोई कंफ्यूजन हो जरूर बताएं, लेकिन पार्टिसिपेट करें। आई नीड योर रिस्पॉन्सेस, पता चले बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं नहीं। आप में से कुछ हजरात जब क्लास ले रहे होते हैं तो आपकी अदरवाइज भी सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहे होते हैं। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। उस्मान शौकर साहब, उसामा जब्बार साहब, ऐसे ना करें बेटा। क्लास एक एंटरटेनमेंट के लिए ना बनाए। शायान साहब, शाह हुसैन साहब, और भी चीजें साथ साथ चल रही हैं आपकी डिवाइस पे। मोहम्मद अरसलान, something is also running on your device other than class. प्लीज सब लोग। हमजा अमजद, फुल स्क्रीन करें ना शान, फुल स्क्रीन करें, कुछ ना और देखें, फिर नजर ही कहीं ना पड़े। अहमद, अब्दुल्ला भट्टी, प्लीज बेटा कंसंट्रेट इन द क्लास। जी साकिब साहब, जो कुछ पे करना वो इंशाल्लाह सब कुछ रेंटल्स में लिखेंगे। जी डन है सर, ओके। सब लोग इकट्ठे हैं सारे? ओके, आगे चलो। जी माय डियर, देन आई रिपीट माय वर्ड्स। इन टेबल को बनाते हुए आपने अब एग्रीमेंट की डेट्स के मुताबिक चलता जाना है। तो एग्रीमेंट की डेट्स का मतलब मेरा फिर ये होगा कि अब आपने नेक्स्ट डेट लिखनी है। 31 दिसंबर 2000 पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वो 2000 है। लेकिन इस 2000 में प्रिंसिपल भी है और कुछ इंटरेस्ट भी है। यहाँ सब रुक जाए और कैलकुलेटर पकड़ लें और कुछ बातें ध्यान से सुन के जरा रिवाइज करें। देखिए बेटा, हमारे क्वेश्चन में हमें ग्रेड दिया हुआ है 15% पर एनम। तो हमने अब अपना इंटरेस्ट सेग्रीगेट करना है। याद रखें, ये जो 2290 है, ये 4 सालों का इंटरेस्ट है। जो डिफरेंस था 10,000 में और 7710 में, ये बात भी ठीक है। 2290 इज इंटरेस्ट ऑफ 4 years। इट इज इंटरेस्ट ऑफ 4 years। लेकिन बाय डियर, जरा IAS 23 थोड़ा सा जेहन में लाना पड़ना है। सही चीजें जेहन में लाएं। ये कोई तरीका नहीं होता इंटरेस्ट को डिवाइड करने का कि आप 2290 को डिवाइड बाय 4 कर दें। मुझे लग रहा है कुछ हजरात ने ये काम शुरू कर दिया है। 2290 डिवाइड बाय 4 किया तो मुझे लग रहा है कि यही आंसर मुझे भेजे जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है कि इंटरेस्ट को 4 सालों में डिवाइड करने, इस तरह नहीं किया जाता है। मेरे वर्ड सुने और ट्राई टू रिकॉल इन माइंड कि इंटरेस्ट की वर्किंग कैसे होती है। इंटरेस्ट हमेशा
कैलकुलेट करने के लिए छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे अली, किन चक्रों में पावर पड़ गया, प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है यार, क्या हो रहा है ये मजाक, रुक गए माय डियर, सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, ये क्या मजाक कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। प्लीज अगर आपने टेस्ट की वर्किंग करनी हो तो बोरिंग कॉस्ट का डिजाइन बनाएं। यू नीड थ्री थिंग्स, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, outstanding balance multiplied by rate of interest and then time period। इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 2000 में, लेकिन 2000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होना है, 2000 से रेट मल्टीप्लाई नहीं होना खाली साहब, इंटरेस्ट रेट में मल्टीप्लाई होना होता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस से। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल है लेकिन इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट नहीं देना है। मतलब इसका क्या है, गौर से देखें, हमारा लाइबिलिटी का बैलेंस है 1710 बैलेंस था, लेकिन पहले ही दिन 2000 देने की वजह से हमारा बैलेंस रह गया 5710। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मीनिंग होता था कि बैलेंस कुछ अर्सा कांस्टेंट रहे, कुछ अर्सा कांस्टेंट बैलेंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहलाता है। तो मेरा बैलेंस हो गया था 1 जनवरी 2000 पे डाउन पेमेंट करने के बाद 5710, 5710 इज द बैलेंस जो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक रहा है। जो लोग आप इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, आई डू नॉट लव इंटरेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट की अगर वर्किंग करनी है तो इस तरह जुल्म नहीं करें। आपके तरीके प्राप्त कर लिए हैं, इससे लग रहा है कि आपने FR1 को पेपर करने के फौरन बाद अपने जहन में से डिलीट कर दिया है, ऐसे ना करें। लेट मी रिपीट, जो मैं कह रहा था, ठीक है बस, वो शायद बीच में एक लैग हुआ था आज का, तो मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने कहा। छोड़ दे इस वक्त, प्लीज मेरी बात दोबारा सुने। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट होता है, कैलकुलेट होता है, मतलब इसका ये है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 5710 है और इससे 15% रेट मल्टीप्लाई होगा। और जो हजरात मुझे ये कह रहे हैं कि सिंपल डिस्काउंटिंग ड्यूटी लगना है, माय डियर वो तो प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं होना था और वो हो चुका है, ये क्या जुल्म किया जा रहा है। हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम इस वक्त इंटरेस्ट की वर्किंग कर रहे हैं और इंटरेस्ट की वर्किंग करते हुए आउटस्टैंडिंग प्लस रेट मल्टीप्लाई होना है। तो 5710 से 15% का जो मैंने रेट लगाया है और पूरा साल क्योंकि इन्वॉल्व है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो 12/12 करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात सबको क्लियर है, ये मैंने वर्किंग जो की है। और जो मुझे आंसर्स नहीं चाहिए यार, ये आंसर्स नहीं चाहिए माय डियर, प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर करें। 7710 में से 2000 देने के बाद 5710 का बैलेंस पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, तो उसमें पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कैलकुलेटर पकड़ें और राउंड ऑफ करना शुरू करें जहां जहां जरूरत पड़ती है। राउंडिंग ऑफ में हम कोई बहस नहीं करेंगे, इंटू 15% राउंड ऑफ करके आंसर 857 पे बात खत्म हो गई। यहां तक प्लीज क्लियर है? क्योंकि दानिश साहब ना कभी पहले उस तरह से किया है, ना ही कभी आइंदा करेंगे। ये क्या मजाक है कि हम गलत तरीके से क्यों करें जब हमें सही तरीका पता है। गलत तरीके से करने कौन सा मेथड है? कोई मेथड नहीं है। इंटरेस्ट की वर्किंग हमेशा कैसे होती है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू रेट। जी डियर, अब 857 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट हुआ। अब सुने आखिरी बात, हम जब 2000 देंगे, जब हम 2000 रुपया देंगे तो उसमें 857 इंटरेस्ट है, तो बैलेंस फिगर अब प्रिंसिपल की कैसे निकालेंगे? रेंटल की अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट का डिफरेंस लेके काइंडली प्रिंसिपल की अमाउंट बताएं। बस साकिब इस तरह नहीं करें माय डियर, अगर आप लोगों को ये काउंटिंग पहले आती होती और आप लोगों को ये पहले ही तरीके आते होते, यकीन माने अभी क्लास अटेंड ना कर रहे होते।
माय डियर, ये तरीके अगर होते तो मैं डिस्कस जरूर करता। ये क्या कर रहे हैं आप? इस वक्त प्रेजेंट वैल्यू की डिस्कशन नहीं हो रही। इस वक्त डिस्कशन ये हो रही है कि इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट होनी है, और इंटरेस्ट की अमाउंट आप प्लीज FR1 सारा ढूंढ लें। बोरिंग कॉस्ट के 2 हफ्ते मुझे लग रहा है कि हमारे जाया गए हैं, ना ऐसे करें। उसमें ढूंढ लें कैसे वर्किंग करते थे। अगर वहां ऐसे कर देते तो वैसे कर लेते हैं। अब मुझसे ये पूछना शुरू कि वैसे क्यों नहीं कर सकते, तभी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल ही नहीं रहे। तो ये क्या सवाल है कि हम 2000 की प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं? 2000 की प्रेजेंट वैल्यू क्यों ले लें? हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस में इंटरेस्ट देना है, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 5710। प्लीज साकिब साहब, ठीक है सर? जी डियर, डिफरेंस आना है। प्लीज मैं रिपीट करता हूं, जो मेन चीज है उस पर फोकस करें। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट हुआ 857। अब ये इंटरेस्ट 2000 में शामिल होके पे होगा आफ्टर ईयर, आफ्टर 1 ईयर। देयरफॉर प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? 2000 का रेंटल और 857 का इंटरेस्ट माइनस करें। योर आंसर इज 1143। ठीक है, एक मिनट, जस्ट मिनट रुक जाए। देन आखिरी चीज ये सुने जो यहां क्लियर होनी चाहिए। अब 5710 में से 2000 माइनस नहीं करना, क्योंकि 5710 एक प्रिंसिपल है, तो उसमें से ये 1140 का जब प्रिंसिपल लेस करेंगे तो फिर रिमेनिंग प्रिंसिपल आ जाएगा। बात पूरी ये है कि 2000 का रेंटल पे करना है, उसमें प्रिंसिपल 114043 होगा इस वर्किंग में, और फाइनली 5710 माइनस दिस प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू द क्लोजिंग बैलेंस। बात मेरी अब 100% क्लियर है? प्लीज नए नए तरीके अडॉप्ट करना बेटा इशू नहीं है। प्लीज जो कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया है उसको यूज करके मुझे बता दें। बात सारी मेरी समझ आ गई है, अब क्लियर है, कोई मसला तो नहीं रह गया? तो जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यकीनन एन्युटी या सिंपल डिस्काउंटिंग की वर्किंग करनी है, लेकिन इस वक्त हम प्रेजेंट वैल्यूज की वर्किंग नहीं कर रहे। इस वक्त हम इंटरेस्ट को ईयर वाइज एलोकेट कर रहे हैं। एक स्टेप और करवा दें, उसके बाद फिर आप ये टेबल कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट रेंटल की अमाउंट पे होगी 31 दिसंबर 2001, और डेफिनेटली हम अपनी एंट्रीज कंप्लीट करते हैं, लेकिन अब ये टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। उस रेंटल की अमाउंट भी 2000 ही है। वंस अगेन प्लीज, अब इस साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कौन सा होगा? 4567 इंटू 15, और 12 मंथ्स ही बनते हैं इसलिए लिखने की शायद जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट की अमाउंट बताएं सारे। अप्रोक्सीमेटली 865, ठीक है। 4567, राउंडिंग ऑफ के इश्यूज को रिजॉल्व करके इन मटेरियल चीजों पे बहस नहीं करनी। राउंड ऑफ करेंगे तो शायद एक आध रुपए का फर्क आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 865, सॉरी 685। और अब प्रिंसिपल कैसे आएगा? -2000, ये वाला जो रेंटल है इसमें से रेंटल माइनस करके निकालें तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 13। सही राउंड ऑफ करते हैं 1315। और फाइनली इस बैलेंस में से अब ये प्रिंसिपल लेस करके रिमेनिंग प्रिंसिपल आ जाएगा 4567 माइनस 1315 इज इक्वल टू 3257। सब लोगों को अब ये, सॉरी 3252, सब लोगों को टेबल बनाने का यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? मुझे यहां तक यस नो में आंसर चाहिए जरा। चले आप इसे कंप्लीट करें। अभी 2 रेंटल्स और हैं, उनको खुद से लिख के वाइंड अप करें। एग्रीमेंट की डेट्स के मुताबिक रेंटल की अमाउंट्स लिखते हुए, रेंटल्स इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट्स लिखते हुए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की सेग्रीगेशन करें, और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस तक आ जाए। जी मोहम्मद वासफ, जस्ट समझ लो, बाकी बच्चे भी जरा कर। जी ठीक है खुदा साहब, आप इस वक्त क्लास जहां से है वहीं से ज्वाइन जरूर कर लें, लेकिन बाद में फिर रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिएगा। और अगर किसी का कोई नेट वगैरह का इशू आए जिसकी वजह से आप लेक्चर ना ले पाए, तो कोशिश आपने यही करनी है कि अगर रिकॉर्डेड लेक्चर की तरफ जाएं तो रिकॉर्डेड लेक्चर उसी दिन लेके नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें, वरना फिर बेटा चीजें एक्यूमुलेट हो जाएंगी। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये चीजें एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए। और
एक ऑप्शन के तौर पे ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन अगर कभी लाइव क्लास ना ले सकें किसी वजह से तो उसी दिन रिकॉर्डेड लेक्चर लेके नेक्स्ट लाइव क्लास में अगले दिन जरूर आए, ठीक है। जी डियर, नेक्स्ट बेटा 2000 का ब्रेकअप आप मेरे से मैच करते जाएं, अगर कहीं मेरी मिस्टेक है तो मुझे बता दीजिएगा। अब इंटरेस्ट बनेगा नेक्स्ट वन आई थिंक 488 1312 152, अगर 3252 into 0.15 या 488 minus 2000 approximately 12 और प्लस 3252, ये तकरीबन लीज कैल क्वेश्चन में टेबल बनना है, इसलिए एक ही दफा ये शायद बात 100% क्लियर होनी चाहिए। तो 1740 आई थिंक into 0.15%, तो 261 approximately minus 2000। अच्छा बेटा ये क्योंकि हम फिगर्स को राउंड ऑफ कर रहे हैं, जब एग्रीमेंट एंड हो जाएगा तो ऑब्वियसली बैलेंस सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा इस केस में नेगेटिव शायद 1 रुपया आ जाएगा, बल्कि पॉजिटिव शायद आ रहा है। तो इसको कोई साइंस नहीं बनाना है, ये जस्ट इन मटीरियल चीजें होती हैं। तो अगर कोई आइडियली तो ये जीरो होना चाहिए, लेकिन राउंडिंग ऑफ की वजह से अगर कोई एक आध रुपया रह जाए उस पर कोई बहस हमने नहीं करनी है प्लीज। टेबल कंप्लीट है सबका, और अगर कोई राउंडिंग ऑफ की वजह से आपकी कोई फिगर मेरे से जरा डिफरेंट है तो उस पर कोई इतराज नहीं आना है, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये फिगर्स ठीक है, ठीक है। अब एक फेवर करें फाइनली, ये जो रेंटल का कॉलम है, प्रिंसिपल का कॉलम है और इंटरेस्ट का कॉलम है, ये जो तीन कॉलम्स हैं इनका जरा सम करना है। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें काइंडली जी। वहां पर उसी को साइंस बेटा आप बना रहे हैं जिसको मैंने आपसे कहा कि कोई साइंस बनाने की जरूरत नहीं है। जो आ रहा है बेटा वो लिख दें, अगर जीरो आ रहा तो जीरो लिख दें, वन आ रहा तो वन लिख दें। अब वन अगर आ रहा तो जीरो क्यों लिख दें? प्लीज, राउंडिंग ऑफ is not an issue in exam. Double 709 approximately and 2291 या 9 शायद। ठीक है, अब जरा इन फिगर्स को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज कर सकें, अगर हमने टोटल कर लिए तो ये बेटा जो रेंटल का कॉलम है ये लीज पेमेंट्स है, ये जो 77109 है ये असल में 1 रुपए का जो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, ये असल में वो लीज वो प्रेजेंट वैल्यू है जो प्रिंसिपल का सम है, और ये 2291 जो हो गया 1 रुपए के राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस की वजह से ये इंटरेस्ट की अब एलोकेशन हो गई है। बहरहाल टेबल क्लियर हो गया सबको, सब बात समझ आ गई सारी। वही लीज पेमेंट्स जो थी उसको हमने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में अब सेग्रीगेट कर लिया है बाय प्रिपेयरिंग दिस फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। अब फिर नेक्स्ट टाइम ये टेबल बन जाया करेगा प्लीज। अब आए जरा काइंडली बात जरा कंप्लीट कर लें, ठीक है इंशाल्लाह। हम पहुंचे थे इधर एंट्रीज की तरफ जाए, ये जो एक बीच में रेंटल आ गया था, जस्ट मत कर रही रोज वाला खत्म करना। ये जो हमारा रेंटल है वाला, इसकी अब हमने सेग्रीगेशन कर ली है बिटवीन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब इसकी बेस पे हम एक डबल एंट्री समझेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट जरा समझ लीजिएगा, 1143 एंड 857 प्रिंसिपल इंटरेस्ट में जो हमने सेग्रीगेशन कर ली रेंटल की, उसमें अब हमें एंट्री कैसे बनानी चाहिए। और से मेरे वर्ड सुने, लीज लायबिलिटी बेटा पैसे देने से लीज लायबिलिटी कम होगी, लेकिन हमेशा ये अमाउंट आप यूज करेंगे प्रिंसिपल की। 1143 प्रिंसिपल अमाउंट से लीज लायबिलिटी हो जाएगी, और जो 857 का इंटरेस्ट है वो फिर अब टाइम बेसिस पे साल गुजर गया है, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा।
और एग्रीमेंट बेटा इस तरह से कि जैसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस 857D हो रहा है, हम साथ ही पे भी कर रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट पेबल नहीं बन रहा। पेमेंट कर देने की वजह से लीज लायबिलिटी भी डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डेबिट, और दोनों को अगेंस्ट कैश क्रेडिट। बात सबको क्लियरली समझ आ गई है? नोट भी कर लें, और कोई कंफ्यूजन अगर रह गई है तो पूछ लें। सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एक एक स्टेप। ये कनेक्शंस वगैरह आप चेक करते हैं इनका। टेबल बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें पता चल जाए कि हमारे रेंटल में किस किस रेंटल में कितना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है। याद रखें, इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पे होती है, इसलिए इंटरेस्ट की जो टोटल है उसे 4 या 5 जितने भी साल उस तरह से डिवाइड नहीं करना, उसको टेबल में सेग्रीगेट करना पड़ता है। और देन उसकी बेस पे फिर लीज लायबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे मिस्टर वाजिद, और इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग से रिकॉर्ड होगा। जी ठीक है सर। और तो नहीं कोई क्वेश्चन किसी का? अगर है तो बता दो, मैंने ठीक है, अगर किसी का है तो बता दो। चले, फिर आप एक पहले बात हो रही थी वो भी कंप्लीट करने, दोबारा सेम डेट लिखें। अब राइट ऑफ यूज एसेट है जो लेसी ने यूज किया है, उसकी फिर डेप्रिसिएशन की बेटा एंट्री कर लें। डेप्रिसिएशन की बेटा एंट्री वही है जो आपको पता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और हमेशा याद रखें बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, सेपरेट लेजर्स बनेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये एंट्री होनी कैसे चाहिए? सुन ले, एक मिनट रुक के। एसेट डेबिट कितने से हुआ है? 7710 से, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें एक 20% स्ट्रेट लाइन मेथड पे और नील रेजिडुअल वैल्यू पे रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली 7710 एसेट पूरा साल यूज हुआ है, डेप्रिसिएशन उसी कॉन्सेप्ट से जिसमें आपको पहले पता है, तो इनटू 20%। साल गुजर गया, एसेट डेप्रिशिएट हुआ, तो 20% डेप्रिसिएशन रेट गिवन है। साथ साथ फिलहाल अनफॉर्चुनेटली जरा देखिए, अगर एक आध दिन जरा जब तक आपके पास बुक्स और पेजेस नहीं है, तो ये फिगर आ जाएगी 1542। ओके है प्लीज, सबको क्लियर है बात? कोई इशू, कोई कंफ्यूजन? डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, फिर ये भी आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होना चाहिए। वो फिर मैं भी उसके एक्सट्रैक्ट्स वगैरह और इस तरह की चीजें भी आपके सामने क्लियर करता हूँ। देन बेटा अगर क्वेश्चन की लिख लिया सबने, कोई लिख तो नहीं रहा? चले, लग नहीं रहा कोई लिख रहा। रिक्वायरमेंट 1 पे वापस आ जाए। हमने वो सॉरी रिक्वायरमेंट 1 तो होगी थी, रिक्वायरमेंट बी हो रही थी, उसमें बेटा 2 सालों की एंट्री रिक्वायर्ड है। अभी हमने 1 साल की एंट्री की है, नेक्स्ट ईयर एंड लिखें 31 दिसंबर 2001। अब कंसंट्रेट फुल करें, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। और आपसे सजेशन चाहिए, आप हेल्प करें, बताएं और सोच के जरा कि इस साल में अब कौन कौन सी एंट्री किस किस डेट पे होनी चाहिए। पहले तो डेट ही बता दें, क्या एसेट दोबारा रिकॉर्ड तो नहीं होगा, लाइबिलिटी दोबारा रिकॉर्ड तो नहीं होगी? जी बिल्कुल ठीक है, डेट बताएं। अब सिंपली बेटा इस साल में 31 दिसंबर 2001 पे के सेकंड रेंटल पे होगा, और फिर इसी डेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। बिल्कुल ठीक बेटा कह रहे हैं, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। लेकिन बेटा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, रेंटल और डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, और रेंटल में उसी तरह से सेग्रीगेशन हो जाएगी। दोबारा टेबल देखें अपना नेक्स्ट पेज पे। अब टेबल में जो नेक्स्ट रेंटल डेट है 31 दिसंबर 2001, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेग्रीगेट हुआ है। अपने हाथ से एंट्री करें, पहले रेंटल वाली करना है, बोले बोल के एंट्री करें, क्या एंट्री होगी? लीज लायबिलिटी डेबिट, लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से? हमेशा जेन में रखने कुछ वर्ड्स, प्रिंसिपल अमाउंट से 1315, 1315
टेबल बनाने का भी ये था कि हमें ये चीजें सेग्रीगेटेड होकर नजर आ जाएं। 685 से इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस और कैश या बैंक जो भी आप लिख लें, अगर कैश से पेमेंट हुई है, बैंक से हुई है, एक ही बात है, सिर्फ बैंक लिख लें या कैश लिख लें, ठीक है। तो लीज लायबिलिटी डेबिट बाय प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बाय एक्सपेंस अमाउंट और कैश या बैंक क्रेडिट बाय टोटल रेंटल अमाउंट। 31 दिसंबर 2001 पे फिर दोबारा डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। रेंटल की एंट्री क्लियर है सबको? जी भाई क्लियर है? चलें फिर वाइंड अप कर लें। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड अगर है तो शायद डेप्रिसिएशन की अमाउंट अनचेंज रहेगी। सोच लें चीजें, तो अपने आप को यूज टू करें इन चीजों से। डेप्रिसिएशन डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। डन सर, नोटेड है प्लीज, जरा 1 मिनट फाइनली बता दीजिएगा, कोई लिख तो नहीं रहा एंट्रीज वगैरह? अगर लिख लिया तो कोई एन या वाई भेज दें, सबकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए ताकि फिर एक नया काम शुरू करें। तो हर बेटा नए कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का तरीका यही होता है कि पहले आप उसको कंप्लीटली समझ लें और देन फिर अगर उसके बाद क्वेश्चंस रह जाएं वो एड्रेस, अगर आप करवाना चाहें मुझसे तो जरूर क्वेश्चन पूछें, लेकिन समटाइम्स होता इस तरह से है कि बात अभी मेरी बीच में होती है तो आप लोग अगली बातें कर लेते हैं, वो डेफिनेटली ना मेरे लिए वो समझाना उस वक्त पॉसिबल होता है और ना ही शायद अगर आपको पुरानी बात पता है तो आप नई बात समझ सकते हैं। तो स्टेप वाइज होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीजें बीच में कवर हो जाएंगी। जी मैं डियर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चलते जाए साकिब साहब। मेरा ख्याल है कि अगर आपने पहले 2 साल की एंट्रीज सीख ली है तो 3rd एंड 4th ईयर की एंट्रीज भी हम कर सकते हैं, तो रिपीट ही होनी है। तो 2001 की एंट्रीज रिक्वायर्ड थी तो वो हमने करनी है। मेरी सजेशन ये है कि हम जरा एक छोटा सा नया काम फिलहाल कर लें। वो एंट्रीज तो अब आपको होपफुली आइडिया हो गया कि रिपीट ही होनी है, तो हम आए जरा सी रिक्वायरमेंट पहले मेरे साथ जरा डिस्कस करें। नहीं बेटा मैं कहता प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम, अब ये वर्ड एक्सट्रैक्ट्स आपके लिए नया नहीं है, ये आप FR1 में शायद काफी दफा सुन चुके होंगे। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है रेलिवेंट एरिया, रेलिवेंट पोर्शन। मसलन किस किस का? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 2001 एंड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए हैं। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है जो हमारे इस डेटा के मुताबिक लीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में कहाँ कैसे आना है, तो वो मैं समझाता हूँ आपको। तो लीज से रिलेटेड जो डाटा हमारी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में प्रेजेंट होना वो हमने बताना है, लेकिन 2001 वो मांग रहा है, लेकिन साथ कंपैरेटिव भी कह रहा है। तो कंपैरेटिव का मतलब आई होप कि आपको याद होगा, मतलब इसका ये होता है कि पिछले 1 साल की इंफॉर्मेशन भी देनी है। तो 2001 के साथ साथ हमें 2000 की इंफॉर्मेशन भी देनी है। कंपैरेटिव याद आ गया सबको? एक्सट्रैक्ट्स और कंपैरेटिव का मीनिंग याद आ गया? अगर फॉर एग्जांपल वो 2015 विद कंपैरेटिव्स मांग रहा हो तो 15 के साथ 14 की इंफॉर्मेशन देनी है, 17 विद कंपैरेटिव तो 17 के साथ 16, 2020 विद कंपैरेटिव 2020 और 19 पिछला 1 साल भी बताना होता है। आए जरा एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं ये चीजें सही तरह से। एक नेक्स्ट पेज में खलब देगा, जरा साफ सुथरी प्रेजेंटेशन रखें। यहाँ भी आपके पास स्पेस है, खुला खुला साफ सुथरा। एक आध दो क्वेश्चन के सामने वैसा करने इंशाल्लाह, फिर ये चीजें रिपीट होनी है। तो आ जाए जरा हेडिंग बना लें। सबसे पहले तो बेटा बिजनेस नेम, लेकिन मेरा ख्याल है कि डेटा में शायद ऐसे कोई नाम हो, तो आपने ये आदत बनानी कंपनी नेम, फिर स्टेटमेंट नेम और फॉर एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड वगैरह लिखना होता है। तो मैं सिंपली इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि जरा याद रहे कि कंपनी नेम
अगर अवेलेबल होता तो मैं वो नाम लिख लेता, लेकिन अवेलेबल ना होने की आपको सिर्फ याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर मांग रहा है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर एक्स बना रहे हो आप, फिर मेंशन करना है वर्ड। पूरी बैलेंस शीट नहीं अगर आप बना रहे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, एक्सट्रैक्ट्स अगर आपसे रिक्वायर्ड हो तो आपने प्लीज फिर ये वर्ड्स मेंशन करने होते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नीचे हमेशा याद रखें एज ऑन वर्ड्स होते हैं। और बाकी स्टेटमेंट जितनी भी हैं वो भी मैं इंशाल्लाह बाद में दोबारा याद कराता रहूंगा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। फॉर द ईयर एंडेड वगैरह से शुरू होती हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर। अब पहले आपने एज ऑन में वही लिखना है जो रिक्वायर्ड है, और फिर 2 साल जो जो प्रेजेंट करने हैं 2001 एंड 2000 इस तरह से मेंशन करना। और ऊपर अगर याद रह जाए कभी, रह जाना चाहिए वैसे, रुपीज में हम इस वक्त लिख रहे हैं, अगर रुपीज इन थाउजेंड्स वगैरह हो तो मेंशन करने हैं, या मिलियंस वगैरह तो वो अकॉर्डिंगली लिखना है। तो फिलहाल क्योंकि डाटा शायद रुपीज में ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो रुपीज ठीक है। कोई क्लियर क्लियर है मेरी किसी बात से कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? कोई नई बात तो नहीं मैंने की? मेरा नहीं ख्याल फिलहाल मैंने की है। चले अब आपसे रिक्वेस्ट सर ये होगी कि पहले आप ये सारी फिगर्स समझ लेंगे, लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। तो इसका बेस्ट वे ये होगा कि आप अपनी एंट्रीज वाले पेज पे जाएं, और जो 2000 वाली पहली एंट्रीज की हुई है, पहली एंट्री की हुई है, पहली एंट्रीज पहले साल की, वो जरा देखें जरा। और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं। क्या बेटा फर्स्ट एंट्री से हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स की हेडिंग में नॉन करंट एसेट्स में कोई राइट ऑफ यूज एसेट अपीयर होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पे? अब यकीनन अगर आपको याद आ जाए तो वो भी ठीक है। एक स्केजुअल बन सकता है जिसमें ओन्ड एसेट्स भी होते हैं, स्केजुअल, फिर लीज्ड एसेट्स। लेकिन क्योंकि अभी बहुत डिटेल में अभी हम नहीं गए, ऐसा ऐसा जब जाएंगे देखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम रादर देन दैट अगर नॉन करंट एसेट्स में ही एक लिखते हैं राइट ऑफ यूज। जस्ट एक मिनट में बात अब पूरी कर लूंगा। 2000 में राइट ऑफ यूज डेबिट हुआ था 7710 से, ठीक है। और यकीनन फिर इसमें से मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, एक डेफिनेटली वे ये भी हो सकता है कि हम सीधी डब्ल्यूडीवी लिख दें, आनी डब्ल्यूडीवी है, कैरिंग अमाउंट ही है। लेकिन अगर मैं प्रेजेंटेशन रखता हूँ आपके सामने जस्ट कि आपको जरा बात से इतना क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, तो लेस फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम, इज नॉट फाइनेंशियल पोजीशन आइटम, उसमें तो इनकम स्टेटमेंट में जाना। सही वर्ड ज़हन में होना चाहिए। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल तक कितनी थी? 1542। और ऑब्वियसली फिर डब्ल्यूडीवी कितनी बन गई? ये वर्किंग तो मैं इस वक्त सामने कर रहा हूँ, ये नोट्स में भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि सिर्फ हम इस वक्त लीज के एंगल से ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी प्रेजेंट आप कर सकते हैं। तो ये 6168 पे एसेट चला गया था 2002 के एंड पे। और अगली बात मेरी और ध्यान से सुननी है, ऐसी परेशान नहीं होना है। हम हमेशा ज्यूम करेंगे कि सेपरेट लेजर्स बन रहे हैं तो 7710 एज इट इज रहेगा, डरना नहीं है, सोचें रिलैक्स होके। लेकिन अब जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है वो 2 सालों की एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो 1542 एक साल की थी, फिर 1542 अपनी एंट्री देखें दूसरे साल की भी है। तो आई थिंक ये कंबाइन होकर फिगर 3084 हो जाएगी। सेपरेट लेजर्स लिख रहा हूँ प्लीज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे माइनस करके ऑब्वियसली हमारी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट 4626 हो जाएगी। सबसे पहले मुझे रिस्पॉन्ड कर दें, मेरी पूरी बात सबको समझ आ गई है? मैंने क्या क्या बोला है सबको क्लियर हो गया एसेट के एंगल से? बाकी डेफिनेटली लाइबिलिटी भी रहती है, नोट करें सर। ये साकिब अली साहब को जरा ठीक है ना, हमारा तो ठीक है, हमारी तरफ से ठीक है। तो उनकी स्क्रीन स्क्रीन स्ट्रक का मसला है, तो बता दें इंडिविजुअल इशू है।
जी काइंडली मुझे जरा हेल्प कीजिएगा, बता के जरा, अगर लिख लिया आप लोगों ने। याद रखें, आप स्टडीज को एंजॉय करेंगे अगर आप डेली बेसिस पे एक रूटीन बना लेंगे, और छुट्टियां करेंगे या अगर शुरू से ही अगर कोई नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा, या ऑनलाइन क्लासेस है मुझे नहीं समझ आ रही फलाना, अगर इस तरह सोचेंगे डेफिनेटली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो, अब हिस्टोरिकली मेरा भी एक्सपीरियंस हो गया हुआ, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। यकीनन मसला है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उन्हीं में इंसान को सरवाइव करने की एक बेस्ट एफर्ट करनी होती है। ठीक है, तो इसको इशू नहीं बनाना है। जब तक जब तक हम मजबूरन ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस प्लीज सीरियसली लेनी है। बेटा फहाद साहब प्लीज कुछ सोचें यार, क्या हो गया 2001 में, क्या 2 साल अप्रिशिएट नहीं हो गया यार? फहाद गौरी साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर फहाद अली गौरी, प्लीज 2 साल गुजर गए यार, तो क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन नहीं लेस करनी है एसेट पे से, ये क्या कर रहे हो? ओके प्लीज फहाद साहब, किन चक्कर में पड़ जाते हो यार? जी माय डियर, आगे बढ़े, अब रुक जाए, अब सब कुछ दोबारा रुक जाए। देन माय डियर, दोबारा एंट्रीज देखें, आप लोग अपनी एंट्रीज देखें। हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हम एंट्री से देखें तो एक तो हमने इस लीज एग्रीमेंट की वजह से अपनी बुक्स में राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड किया है, तो उसकी प्रेजेंटेशन आपके सामने आ गई है। देन बेटा इसका दूसरा हिस्सा ये है कि एक लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है। अगर हम गौर से देखें तो यकीनन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स के बाद फिर करंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स में जो स्टॉक डेटर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास नहीं है। एक हमारी एंट्रीज में सिर्फ कैश क्रेडिट की इंफॉर्मेशन है। लेकिन याद रखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैश का क्लोजिंग बैलेंस आना है, तो क्योंकि कैश के आने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ क्रेडिट होने की इंफॉर्मेशन है, और वो वैसे भी लीज से रिलेटेड एसेट डिस्कशन नहीं है। अगर बहरहाल कैश की भी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होती कि वो कितना आया, कहाँ कहाँ गया, जाने का तो पता है, एक दफा 2000 की पेमेंट हुई तो 2000 की पेमेंट हुई, लेकिन वो आया भी तो ये कहीं ना कहीं से होगा, क्योंकि कैश की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आना है। इसलिए इस डिस्कशन को, इस स्टेटमेंट को बनाते हुए शायद हमें कैश की इंफॉर्मेशन होने की वजह से कैश की इंफॉर्मेशन इग्नोर देनी चाहिए जो क्रेडिट वाली है। मेरी बात ठीक है, या परेशान हो जाएंगे इस बात से? यकीनन कैश आपके करंट एसेट्स में आता है, क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये सिर्फ क्रेडिट्स की फिगर है। क्लोजिंग बैलेंस का क्या पता चलेगा? जब डेबिट्स की इंफॉर्मेशन भी आएगी, तो डेबिट्स और क्रेडिट्स होंगे। अच्छा, अभी अब ठीक है, हाँ? तो डेबिट्स की क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है अरुण साहब, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ, इसलिए हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर सक रहे, और इसलिए फिर क्लोजिंग बैलेंस ना फाइंड आउट होने की वजह से मैं फिर करंट एसेट्स को इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है अरुण साहब एंड एवरीबॉडी एल्स? लिखा सिर्फ मैंने इसलिए है, लिखने की भी जरूरत नहीं थी एडिंग, मैंने लिखा सिर्फ इसलिए है कि जरा याद दहानी हो जाए चीजों की। बहरहाल क्योंकि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, कोई टोटल एसेट्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास पूरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डाटा नहीं है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको ही रिस्पेक्टिव हेडिंग्स में लिखने। मैं सिर्फ इसलिए लिखता जा रहा हूँ, बच्चे नहीं, अब मैं हेडिंग सिर्फ इससे लिखता जा रहा हूं कि आपको जरा चीजें सही तरह से रिकॉल हो जाए, वैसे नेक्स्ट टाइम हम फिर नहीं लिखा करेंगे। आवाज ठीक है बेटा मेरी? जरा एक सेकंड टाइम बताइएगा, आप आवाज ठीक है सर? इस वक्त आवाज बेटा मेरी ठीक है? जरा सॉरी, बीच में शायद इशू हुआ था, अब तो नहीं इशू आ रहा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आई एम कंटिन्यू करें फिर बात। जी बेटा, उसके बाद आगे जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है या नहीं है, वो है या नहीं है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, जरा रिवाइज हो जाए। फिर यकीनन इसके बाद टोटल एसेट्स के बाद आता है इक्विटी आती है, बड़ा बड़े हो गए हैं, इक्विटी में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, सरप्लस, रिजर्व्स, वो सब कुछ होता है। इशू है दूसरा नेट
आपका वैसे मुझे लग रहा है, आपके पास कौन सा नेट लगा है? आपके पास है कौन सा लगा है? नहीं, क्या नाम है? नहीं नहीं, उसका नाम आ रहा होगा ना आपके पास, तो आप इस तरह लाइव क्लास लगा, नहीं वो से कहें जरा जो भी स्पीकर, ये मुबीन का नेट की तरह ऑप्शन कोई दूसरी नहीं हो सकती? नहीं वो करो ना, वो उतार दो ना पीछे से, इस पर वो जल्दी 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 जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम। ये बेटा आप लोगों को तो नहीं प्लीज आवाज का इस वक्त इशू आ रहा? सॉरी, जो मेरे सामने हजरात बता रहा हूँ तो इसमें इशू है शायद। तो आप लोगों का क्लियर है? तो इसका क्लियर है, प्लीज अपना पहले सही करेंगे। मेरा ख्याल है आपका फिर ये ना यूज किया गया, आप उधर ही चले जाओ फिर। इस पर कौन सा लगा मम्मी? इस पर आप लाइव पास कर लो ना, क्योंकि मैंने वो दूसरा लगाया हुआ है। ठीक है, तो फिर आप इधर ही आ जाओ, वीडियो आ जाएगा अपने। इक्विटी में मैं ये कह रहा था, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, ये सब कुछ दोबारा आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा अगर हम चलें तो इक्विटी में भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे इस क्वेश्चन में, देयरफॉर हम स्ट्रेट अवे बढ़ा देंगे। आप लोग भी इकट्ठे हो जाएं नॉन करंट लायबिलिटीज में, और इसकी फिर इंशाल्लाह मैं अभी आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन करता हूँ। अब जो लीज लायबिलिटी है ये करंट है या नॉन करंट है, ये सब कुछ अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो कल आप भी फिलहाल एक दफा ये हेडिंग्स लिख लें और फाइनली उस हेडिंग में आ जाए जिसमें फिर हमें फिगर लिखनी है, और 2-3 लाइनें रख के नॉन करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग में 2-3 लाइनें रख के जरा करंट लाइबिलिटीज की भी हेडिंग लिखें। जब आप लोग लिख लेंगे तो मुझे बताना है, सब ने इकट्ठे रहना है, ये कोई इशू नहीं है। चीजें अब आपको सारी आइडिया है, जो भी नई चीज है वो भी उसी बाउंड्री ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अंदर ही है, आपने जस्ट कंसंट्रेशन से बातें सुननी। ये मुझे जरा यहाँ तक बताना है, सब क्लियर है? सब लोग सारी नोट करके इकट्ठे? जी मेरा, अब जरा आप अपने सामने टेबल रख लें जरा, और मेरी एक एक बात आराम से तसल्ली से समझने की कोशिश करना है। और बेटा हारून करंट लाइब्रेरीज में छोड़ दें, इस तरह ना करें, ठीक है छोड़ दें, मुझे पता है बेटा, आइडिया है, आइडिया है आप लोगों को, लेकिन सही तरह से आइडिया क्लियर करें। ये बेटा जो सारी लीज की इंफॉर्मेशन है ना, ये इस टेबल में आ रही है। प्लीज, लीज की सारी इंफॉर्मेशन इस टेबल में आ रही है। मैं इस टेबल को आपके सामने जरा एक अकाउंटेंट की नजर से पढ़ूंगा। देखिए बेटा, जब हमने एसेट लीज पे लिया था तो टोटल 7710 देना था, फिर डाउन पेमेंट जब एक हो गई थी तो 5710 हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया था। फिर जब 31 दिसंबर का रेंटल पे हुआ तो उसमें कुछ प्रिंसिपल पे हो गया, कुछ इंटरेस्ट पे हो गया। सबसे पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर आपने ये देना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 31 दिसंबर 2000 वाले दिन हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लाइबिलिटी क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लाइबिलिटी क्या है, तो मुझे आप इस टोटल टेबल से ढूंढ देंगे जरा, आप लोग जरा बता सकेंगे मुझे क्या है? बिल्कुल ठीक है, 4567। आप लोग अपने पास भी अपने रजिस्टर में सर्कल लगाएं इस अमाउंट को, और इसके साथ वर्ड्स लिखें, छोटे छोटे करके लिख लें, थोड़ी स्पेस बना लें, एज ऑन 31 दिसंबर 2000। और मेरी ये बातें, एक एक बात को सीरियस लीजिएगा, यकीनन ये बातें मुश्किल नहीं है, लेकिन सही तरह अंडरस्टैंड करना जरूरी है। लिख लें सब लोग, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। और अगर कोई एग्री नहीं करता तो प्लीज साथ साथ बताइएगा। एनी क्वेश्चन अगर है तो बताएं, अगर नहीं है तो रहने दें। अगली बात सुने। अब बेटा ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, ये एज ऑन बनती है,
यकीनन 31 दिसंबर 2000 पे अगर बैलेंस शीट बन रही हो, अलग अलग सेग्रीगेटेड सुनने मेरी बात, 31 दिसंबर 2000 पे अगर बैलेंस शीट बन रही हो, तो हमारी टोटल लाइबिलिटी जो रह गई है 4567 है। 7710 अब लाइबिलिटी है ही नहीं, वो थी, वो फिर पेमेंट्स होने से 4567 हो गई है। लेकिन अगर आप 2001 के एंड पे खड़े हो जाएं, कंसेप्चुअली स्पीकिंग, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो लाइबिलिटीज हैं वो करंट और नॉन करंट में सेग्रीगेट करके लिखी जाती हैं। तो अगर मैं 31 दिसंबर 2010 खड़ा होकर सोचूं, तो करंट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि बैलेंस शीट डेट से ऑनवर्ड्स अगला साल, और नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है बैलेंस शीट डेट से अगले साल के बाद। इन अदर वर्ड्स, अगर हम बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2000 वाले दिन बना रहे हैं, तो 2001 में जो पेमेंट होनी है वो करंट लायबिलिटी है, और 2001 के बाद जो पेमेंट्स होनी है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। मेरी ये सेग्रीगेशन, मेरी ये बातें आपको हजम हो रही हैं? आंसर नहीं मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी बातों की अंडरस्टैंडिंग का आंसर चाहिए कि क्या आपको करंट और नॉन करंट लायबिलिटी का पता चल गया है, याद आ गया है? लेट मी रिपीट वंस अगेन, इसमें फजूल में कुछ कंफ्यूजन रह जाती हैं, वो हरगिज नहीं होनी चाहिए। करंट और नॉन करंट लायबिलिटी का डिसीजन लेने का तरीका दोबारा सुने। आप सबसे पहले डिसाइड ये करेंगे कि आपकी बैलेंस शीट डेट क्या है। लेट्स अज्यूम, मैं सिनेरियो बदल रहा हूं, लेट्स अज्यूम आप 30 जून 2020 पे अगर खड़े होकर बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि करंट लायबिलिटी मींस जो पैसे 2021 में देने हैं वो करंट लायबिलिटी है, और जो 2021 के बाद देने हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी है। मेरी बात 100% क्लियर है? क्विक रिस्पॉन्स। देन अगर मैं आपसे अब फाइनली ये कहूं कि क्लोजिंग बैलेंस 4567 है एज ऑन 31 दिसंबर 2000, लेकिन इस 4567 की अमाउंट में से अगले साल, अब ये इंटरेस्ट के बगैर अमाउंट है, याद रखिएगा, इसमें से अगले साल 2001 में जो 1315 पे होना है, ये करंट लायबिलिटीज में लिखा जाना चाहिए। और इसमें से तो बाकी ये जो पैसे बच जाएंगे अगली दो इंस्टॉलमेंट्स के, 2002 और 2003 वाले, ये नॉन करंट लायबिलिटीज में जमा करके लिखने चाहिए। क्या ये मेरी बात आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल बन जाएगी? तो तरीका बेटा क्या होता है, पहले आप क्लोजिंग बैलेंस ढूंढें, फिर उस क्लोजिंग बैलेंस में से जो अगले साल पैसे देने हैं वो सीएल मींस करंट लायबिलिटी, और अगले साल बाद जो पैसे देने हैं वो फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में प्रेजेंट करेंगे। एक काम आपसे जरा रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन आप लिखें, कैलकुलेटर उठाएं, 1512, ये जो नॉन करंट लायबिलिटी की दो अमाउंट से इनको जरा प्लस करें, प्लस 1539, 1512 और प्लस 1739, दोनों को प्लस कर दें, राउंडिंग ऑफ इग्नोर्ड है मिस्टर हमजा। इन दोनों को बेटा अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपकी अमाउंट वही बन रही है अप्रोक्सीमेटली जो ये लिखी हुई है करंट लायबिलिटी के सामने या नेक्स्ट रेंटल के सामने बैलेंस में। ये टेबल बेटा बना ही इस तरह से हुआ है, ये टेबल बना इस तरह से हुआ है कि जब आप करंट लायबिलिटी का डिसीजन ले लेंगे तो उसके सामने जो अमाउंट होती है बैलेंस में वो नॉन करंट लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। डेफिनेटली आप चाहें तो अगली दोनों अमाउंट्स का प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो हम टाइम सेव करने के लिए करंट लायबिलिटी के प्रिंसिपल के सामने जब देखा करेंगे तो बैलेंस के कॉलम में हमें नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाया करेगी। मसलन जरा हम एक तरह दोबारा क्लियर कर लें, फर्ज करें अगर हम 2001 के एंड पे खड़े हों तो ये जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा,
और इसमें से जो करंट लायबिलिटी है वो ये है, और 1739 इज नॉन करंट लायबिलिटी, विच इन अदर वर्ड्स इज इसके सामने आ रही है। मेरी बात कुछ क्लियर हो गई है? मेरी बात समझ आ गई है सबको? आप अपना नेट प्लीज सही करें, प्लीज सही करें, इस तरह ना करें, ना करें, ना करें, ना करें, ना करें, ना करें, ना करें। देन मेरा इस तरह करते हैं, ये जो मैंने अभी आपके सामने नेक्स्ट ईयर की बात की है उसको करने से पहले मेरा ख्याल मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। 2000 के एंगल से, 2000 के एंगल से अगर मैं अपनी स्टेट, आप अपना टेबल सामने रखेंगे, अपना टेबल प्लीज सामने रखिएगा। 2000 के एंड पे अगर आप खड़े हैं तो हमने क्योंकि कंपैरेटिव भी बनाना है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम करेंगे क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज में एक लीज लायबिलिटी की हेडिंग आ जाएगी, और करंट लायबिलिटीज में एक करंट पोर्शन, जिस तरह करंट पोर्शन ऑफ लोन होता था उसकी जगह करंट पोर्शन ऑफ लीज वर्ड्स आ जाएंगे। और मैं पहले कंपैरेटिव इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने कंपैरेटिव की बात की है, तो 2000 में मेरी फिगर्स तरह से आएंगी, आपने गौर से देखना है, और अगर कोई इश्यू आए तो मुझे बताना है। करंट लायबिलिटीज में 1315 आएगा, और नॉन करंट लायबिलिटीज में अप्रोक्सीमेटली 3252 कंपैरेटिव में आएगा। मींस टोटल लायबिलिटी 4567 जो है वो ब्रेक होके 1315 और 3252 नजर आएगी। मुझे सबसे पहले ये बता दें, मेरी बात अब 100% क्लियर है विद रिस्पेक्ट टू 2000, 31 दिसंबर 2000? कोई इशू नहीं रहना चाहिए, कोई भी इशू नहीं रहना चाहिए। अब आप लोग यहां तक नोट कर लें, फिर हम 2001 के एंगल से अलग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और एक सेकंड के लिए जरा इंटरेस्ट बीच में ना लाइएगा, इंटरेस्ट की डिस्कशन भी इंशाल्लाह मैं अभी कंप्लीट करूंगा आपके साथ। तो सिर्फ प्रिंसिपल के एंगल से, प्रिंसिपल के क्लोजिंग बैलेंस को करंट और नॉन करंट पोर्शन में सेग्रीगेट करते हैं, पहले उसकी डिस्कशन। हमेशा जब भी कोई चीज पढ़े समझते वक्त अलग अलग समझने की कोशिश करनी चाहिए, चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है उसामा, जरा काइंडली बाकी लोग भी जब लिख के इकट्ठे हो जाएंगे मुझे जरूर बता दें। लाइव क्लास लगा हुआ, लाइव क्लास। यार ये ना लगाएं फिर ये भी प्रॉब्लम आ जानी है। शायद बेटा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं पूछ रहा होता हूँ उस वक्त आपने कब रिस्पॉन्स नहीं दिया, और जब मेरी बात कंप्लीट होगी उस वक्त आप कह रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटी समझ नहीं आई। नॉन करंट लायबिलिटी बेटा इसलिए समझ नहीं है कि आपने मेरा ख्याल है अभी तक प्लस ही नहीं की दो फिगर्स। 1512 लिखें, और प्लीज प्लीज मिस्टर शाहजेब प्लस 1739 भी लिखें, इन्हें प्लस करें। ये 3251 बनेगा, लेकिन राउंडिंग ऑफ की वजह से शायद 3252 मैंने लिख दिया है, तो वो राउंडिंग ऑफ का इशू है। अब ठीक है, प्लीज मिस्टर शाहजेब जल्दी से रिस्पॉन्स दे दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट ईयर के बाद की जो दो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको प्लस करेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी की अमाउंट आ जाएगी। जी डियर, अब आ जाएगा 2001 पे, और प्लीज मेरे वर्ड्स गौर से सुनने हैं। ये फिगर थी, जी पहला क्वेश्चन हमेशा जब भी आप एक्सट्रैक्ट्स वगैरह बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, आपके जहन में ये आना चाहिए कि व्हाट इज योर ईयर एंड नाउ। अब बेटा 2000 का डिसीजन हो गया है, अब हमें सोचना ये है कि 2001 के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या सब एग्री कर जाएंगे, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस नाउ एज ऑन 31 दिसंबर 2001? बता दें, एग्री है? क्विक रिस्पॉन्स, एग्री है सर? अब बेटा फिर अगर ये क्लोजिंग बैलेंस है तो 2001 में हम खड़े हैं, वन के एंड पे खड़े हैं, जो पैसे इसमें से नेक्स्ट ईयर देने हैं 2002 में वो करंट लायबिलिटी बनेगी, और इसके बाद जो देने हैं
वही इसके सामने भी लिखे हुए हैं, तकरीबन 1 रुपी के राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस की वजह से इग्नोरिंग। तो ये जो पैसे हैं ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएंगे। समझ आ गया है तो अपने हाथों से जरा लिखें। जी 1739 लिख लें या 740 लिख लें, उसमें हमारी कोई बहस नहीं है। तो फाइनली मुझे ये बता दें कि मैंने जो प्रिंसिपल को करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज में दोनों रेस्पेक्टिव ईयर्स में डिवाइड किया है, उसमें प्लीज किसी का इश्यू तो नहीं है। और राउंडिंग ऑफ का प्लीज कोई इश्यू नहीं कभी भी बनाना है, उसका कोई मसला नहीं होता है। एक आध रुपए का हमेशा डिफरेंस रह जाएगा बिकॉज ऑफ कि हमने राउंड ऑफ किया है। ये बात मेरी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है सारी। सबसे पहला काम क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें और फिर उसको डिसीजन ले लें, उसका डिसीजन लेने के उसमें से अगले साल और आफ्टर 1 ईयर कितने पैसे पे होने हैं। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? फिर एक सवाल रह गया है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बस अगर क्वेश्चन नहीं है तो बेटा रहने दें, और अगर कोई क्वेश्चन है बस वो पूछ लें। जिन साहब का अगर कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें। मिस्टर मुकीत, मिस्टर हाफिज हमजा, बेटा क्लास के दौरान अपने प्लीज अदर सॉफ्टवेयर को क्लोज रखा करें। मिस्टर मुकीत, और जो बाकी भी हैं वो भी काइंडली। मिस्टर मुकीत, तो मेरी आवाज ही नहीं जा रही है, अभी तक किसी सवाल का जवाब नहीं है और लगता है मुकीत सब दूसरे ही सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है। अब शुक्र है उन्हें मेरी आवाज गई है। जज़ाकल्लाह मिस्टर मुकीत। ना ऐसे करें, प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्लास, प्लीज 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 प्लीज। जी डियर, ओके। जी मुखी साहब, बेटा स्क्रीनशॉट लेने की बेटा क्या हाफिज हमजा साहब जरूरत है यार? मेरा ख्याल है लिख के करें, स्क्रीनशॉट इज नॉट द सोल्यूशन यार। आईटी बेटा बस उतनी ही यूज करें जितनी मजबूरन हमें जरूरत है, वरना ये रजिस्टर में प्लीज लिख लिख के करें। दिस इज नॉट द सोल्यूशन की तस्वीरें खींचनी, वो तो फिर एक शायद डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी, लेकिन बात शायद समझ नहीं सही आएगी। जी डियर, फाइनली अब मेरा आपसे क्वेश्चन है और मेरा एक सीरियस सवाल है, क्योंकि ये सवाल मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगर आज आपके जहन में नहीं भी आया तो ये कहीं फ्यूचर में किसी दिन में आ जाना है और उस वक्त शायद ये फिर मुश्किल हो जाएगा एड्रेस करना। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जरा सिर्फ अब इंटरेस्ट पे फोकस करें। 2000 के एंड पे एंट्रीज निकालना, 31 दिसंबर 2000 का एंड हुआ, ये जो इंटरेस्ट है इस वाला, ये वाला, ये तो हमने पे कर दिया, इसलिए ये तो हमारी लायबिलिटी नहीं है। ये क्लियर है सबको? ये पे हो गया उस दिन, देयरफॉर ये लायबिलिटी नहीं है। मुझे ये बताएं, ये जो फ्यूचर का इंटरेस्ट है, क्या ये फ्यूचर का इंटरेस्ट 2000 के एंड पे हमारी लायबिलिटी है? यस नो आंसर देना। मिस्टर साकिब अली हरगिज नहीं है। मिस्टर फाइक, मैं नाम ना शायद लिख सबका, हरगिज ये लायबिलिटी नहीं है। जिन हजरात का यस आंसर आया है, मायूसी हुई है। और मेरे सामने भी जो साहब बैठे थे उन्होंने भी यस आंसर दिया है। ऐसे ना करें, इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे लायबिलिटी बनता है। ये जो फ्यूचर का इंटरेस्ट है ये अभी उसका टाइम गुजरा ही नहीं है, हम 2000 के एंड पे खड़े हैं। जो इंटरेस्ट बनता था अगर हमने इसे पे ना किया तो ये पेएबल बनेगा। इंटरेस्ट पेएबल कब बनेगा? जब इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस बनेगा तो पेएबल होगा, और अगर एक्सपेंस है ही नहीं तो फिर वो पेएबल कैसे है? तो ये किस साल का इंटरेस्ट था? 857 इस साल का, और इसी साल पे हो गया, तो ये तो अभी हमारा इंटरेस्ट ही नहीं, एक्सपेंस है ही नहीं। तो अगर एक्सपेंस ही नहीं है तो लायबिलिटी कैसे बना? बात मेरी क्लियर है? फ्यूचर का कोई इंटरेस्ट हम हरगिज अक्रू नहीं करेंगे। कौन सा इंटरेस्ट पेएबल हो सकता था? जो ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं हुआ। इशू है वास्तव में नहीं? ठीक है, मेरी बात क्लियरली समझ आ गई है? क्लियरली समझ आ गई है? सिमिलरली मेरी एक और बात सुने, मेरी एक और बात सुने, एक और बात सुने, उसका फिर आंसर दे दें। जब 2001 एंट्रीज देखें जी, ठीक है, 685 एक्सपेंस बना लेकिन फिर ये पे हो गया, तो
इसके पे होने के बाद ये भी लायबिलिटी नहीं रहा, और 2001 के से ऑनवर्ड्स ये जो इंटरेस्ट रह जाएंगे ये फ्यूचर के इंटरेस्ट है, ये अभी हमारा एक्सपेंस है ही नहीं। तो इंटरेस्ट पेएबल कब रिकॉर्ड होगा? जब एक्सपेंस बन जाए लेकिन पे ना हुआ हो। हमारे इस केस में एग्रीमेंट कैसे बना हुआ है कि इंटरेस्ट जिस दिन देना था वो ईयर एंड था, और ईयर एंड पे ड्यू होने से हम पे कर रहे थे, लेकिन अगर ड्यू हो जाता इस साल के एंड पे लेकिन पे ना होता तो हम पेबल रिकॉर्ड करते, और पेबल पे अगर रिकॉर्ड करते तो डिसाइड करते करंट में है या नॉन करंट में है। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट की कोई लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्यों नहीं है? क्योंकि वो जैसे ही पे हो रहा है वो साथ ही सॉरी वो जैसे ड्यू हो रहा है वो पे हो रहा है। बात मेरी अब क्लियरली समझ आ रही है कि कोई इंटरेस्ट पेएबल हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ना 2000 में नजर आएगा और ना 2001 में नजर आएगा। सिर्फ वो साहिबान जिनका क्वेश्चन रह गया है उनको इशू आ रहा है वो मेरे ख्याल डिस्कस कर लें। नहीं बेटा इस वक्त आवाज का मेरा ख्याल कोई इशू नहीं आ रहा है ओवरऑल। अगर हल्की सी कोई डिस्टॉर्शन आ रही है वो तो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ चीजें, तो वो सॉरी तो अगर हल्का सा कोई इशू है बीच में, लेकिन ओवरऑल आई थिंक शायद बात ठीक है। ठीक है, बारह मेन इशू पे आ जाए, मेन इशू पे आ जाए, मेन इशू पे आ जाए काइंडली कि मेरी ये एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्लियरली अब समझ आ गया सबको? एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम रह गए, वो मेरे ख्याल में कल डिस्कस करूंगा। तो आज वाली ये बात यहां तक क्लियर है? कोई सवाल किसी का रह ना जाए? चले ठीक है। अब आपको अगर जरूरत पड़े तो वैसे तो आपने सबने रिवाइज तो करना ही है, अगर किसी को कोई कॉन्सेप्चुअली पॉइंट क्लियर ना हो वो रिकॉर्डेड लेक्चर की तरफ भी जा सकता है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में सेकंड टाइम तक मैक्सिमम अपलोड भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इसको रिवाइज करके कल आ जाए इंशाल्लाह। कल वाली जब क्लास हम कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद कुछ होमवर्क वगैरह की पोजीशन में भी हम आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन को कल यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल कोई मेरी तरफ से नया होमवर्क नहीं है, प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स अ लॉट फॉर द पेशेंस।